अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हुसैन और ये है रेड जोन फाइल्स। पहले आज की टॉप स्टोरीज। डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया के सामने पाकिस्तान का शुक्रिया, दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की तारीफें, क्या दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में सर्द मोहरी भी खत्म होगी? 2021 काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह शिकंजे में, दाइश का ये लीडर है कौन और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने इसको कैसे पकड़ा? और ट्रंप के एतराफ़ ने पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत का भी रुख मोड़ दिया, तनकीद की जगह तारीफ होने लगी। ऐसे में तहरीक इंसाफ अब क्या सोच रही है? नाज़रीन, तमाम मामला पे आज हम बात करेंगे तफसील से, लेकिन पहले आज की बड़ी खबर। पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहद के करीब एक कामयाब ऑपरेशन करके दाइश के कमांडर शरीफुल्लाह को अपनी तहवील में ले लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब के दौरान ये इंकशाफ किया कि 3.5 साल पहले अफगानिस्तान में दाइश ने 13 अमरीकियों को कत्ल किया और अब उन्हें यह ऐलान करके खुशी हो रही है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। ट्रंप ने इसके साथ ही बाइडन दौर को भी तनकीद का निशाना बनाया और 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के निखला को इंतहाई शर्मनाक करार दिया। सदर ट्रंप ने कांग्रेस को यह भी बताया कि अब इस दहशतगर्द को अमरीका लाया जा रहा है जहां उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अमरीकी सदर ने दाइश के इस अहम दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। 2021 में यह दहशतगर्दी ऐसे वक्त में हुई थी जब काबुल एयरपोर्ट पर हजारों अफराद अफगानिस्तान से इनखला के लिए जमा थे। 2 खुदकुश बमबारों और मुसल्लह अफराद के हमले में 13 अमरीकी एहलकार और 170 अफगान शहरी जो है वो मारे गए थे। इस दहशतगर्दी में अमरीकी एहलकारों की मौत पर वाशिंगटन को सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। सदर ट्रंप ने ओहदा संभाला तो CIA को हिदायत की कि वो काबुल एयरपोर्ट दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर को हर सूरत गिरफ्तार करे। इस पर CIA ने पाकिस्तानी सीनियर इंटेलिजेंस हुकाम के साथ मामला उठाया, जबकि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी FBI के डायरेक्टर ने पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत की। BBC के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को 10 रोज कबल CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने एक मुश्तरका कार्रवाई की और पाक अफगान सरहद के करीब से दाइश कमांडर को गिरफ्तार कर लिया। CIA कुछ अरसे से शरीफुल्लाह पर नजर रखे हुई थी, लेकिन हाल ही में उसे उसकी मुकम्मल लोकेशन के बारे में इत्तला मिली। CIA ने यह मालूमात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ शेयर की। इसके जवाब में पाकिस्तानी एजेंसी ने पाक अफगान सरहद के करीब कामयाब ऑपरेशन किया। पकड़ा गया दहशतगर्द कमांडर शरीफुल्लाह दाइश के उन रहनुमाओं में से है जिसने मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की साजिश तैयार की थी, जबकि अमरीकी हुकाम का दावा है कि शरीफुल्लाह ही इस दहशतगर्दी का असल मास्टरमाइंड था और ये दहशतगर्द जाफर के नाम से भी जाना जाता है। FBI के एजेंटों ने इससे तहकीकात की तो उसने बताया कि वो 2016 में दाइश की एक शाख खुरासा में भी भर्ती हुआ था और दौरान तफ्तीश शरीफुल्लाह ने दाइश खुरासान की तरफ से मुतअद्दिद मुहलिक हमलों की सहूलतकारी का भी एतराफ़ किया। दाइश के अहम कमांडर की गिरफ्तारी के बाद अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान और अमरीका का इंसदाद दहशतगर्दी के मामले पर ताउन जो है वो उसका दोबारा आगाज़ होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और उसके जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अमरीकी सदर की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों को तस्लीम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा कि अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार और हिमायत को तस्लीम करने और सराहने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में एक अहम किरदार अदा किया है। हम दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से निमटने के लिए पुरज़्म हैं और इस कोशिश में पाकिस्तान ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, जिनमें हमारे 80,000 से ज़ायद शहरियों और बहादुर फौजियों की जानें भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकत दारी जारी रखेंगे। नाज़रीन, इस गिरफ्तारी को पूरी दुनिया पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है, क्योंकि इसका एतराफ़ अमरीका ने किया है। दहशतगर्दी से तो सभी ममालिक जो है वो तंग हैं और मुकम्मल छुटकारा चाहते हैं। ऐसे में अमरीकी सदर का पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार को सराहना बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि आज दुनिया के तमाम मीडिया में पाकिस्तान की कामयाबी के चर्चे हैं, जिससे हमारा हमसाया मुल्क भारत भी कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं देता। नाज़रीन, इसी मामलात पे ज़रा गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और इसकी तशरीह करना ज़रूरी है। अमरीका की तरफ से
पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना। बड़े अरसे बाद इस तरह का एक बयान आया है और वो भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो इस वक्त हर हवाले से जो है वो छाए हुए हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो रह चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी गहरी नज़र रखते हैं। जी असद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा असद साहब, जाहिर बात है ये ट्रंप साहब की तरफ से ये इंकिशाफ करना कि इतनी बड़ा एक डेवलपमेंट हुई है, एक मोस्ट वांटेड आदमी जो था उसको गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान ने किया, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अब जब से ये सदर बने हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो दो हवाले से असद साहब यहाँ पाकिस्तान में बहस हो रही थी। एक तो ये कि पाकिस्तान की अपोजिशन क्या है, हमारी रेलेवेंस क्या है डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस रीजन में, और ओवरऑल जो 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 हमारी फॉरेन पॉलिसी है। और दूसरा डोमेस्टिकली भी बात हो रही थी, पीटीआई कह रही थी फ़ोन आने वाला है अमेरिका से और खान साहब को रिलीफ मिल जाएगी। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। आपके ख्याल में ये जो आज कहा ट्रंप साहब ने, वो भी कांग्रेस के सामने स्पीच करते हुए, ये इससे क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर? देखिए, पाकिस्तान जो है, डोनाल्ड ट्रंप तो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान अमेरिका के। पाकिस्तान के तो ये हालात हैं अमेरिका को लेके कि एक ऑफिशियल जो कि उस वक्त कोई कैपेसिटी भी नहीं रखता था, और जो ऑफिशियल जब पोजीशन उसके पास आनी भी थी तो वो भी कैबिनेट लेवल पोजीशन भी नहीं थी। उसने 4 ट्वीटें की थी तो सारा पाकिस्तान हिल गया था और सारे टीवी प्रोग्राम्स उसके ऊपर हो रहे थे और हुकूमती वुज़रा जो हैं वो उसके जवाब दे रहे थे। तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान में देगा तो जाहिर है उसके पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर जो है असरात तो ज़रूर आते हैं। मेरे ख्याल में उसमें ज़्यादा मीनिंगफुल बात ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कोई बाकी दुनिया को क्रेडिट देने को तैयार नहीं होते। वो अमेरिका की सिर्फ हर चीज़ में कहते हैं हम बेहतरीन लोग हैं, और बाकी सारी दुनिया जो है बशमूल उनके अपने जो एलाइज हैं वो उनको भी तारीफ नहीं करते। तो उनको वो ये वाकया बता सकते थे, वो ये बता सकते थे कि वो आदमी कैप्चर हो गया है। उनको अपनी स्पीच के अंदर कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान का कोई शुक्रिया अदा करने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो द फैक्ट कि उन्होंने ये शुक्रिया अदा किया मेरे ख्याल में मीनिंगफुल है। असद साहब, ये बात वैसे आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, अभी आपने जिक्र किया तो मैं भी सोच रहा था कि जब से ये सदर बने डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो वो ज़रा गुस्से में ही रहते हैं, लोगों पे तनकीद ज़्यादा करते हैं। और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो दीगर उनके इत्तेहादी हों, उनका रवैया सख्त ही रहा है। तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इस तरीके से उन्होंने बाकायदा किसी का शुक्रिया अदा किया और नाम लेके, तो दैट मेक्स इट इवन मोर इम्पोर्टेंट। जी ऐसा ही है। और वो जिसके बारे में अच्छी बात कर भी रहे हैं सदर बनने के बाद, तो वो सरप्राइज ही होती है। वो पुतिन के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ कर दी। खैर हमारे लिए तो बतौर पाकिस्तानी अच्छी बात है कि हमारी तारीफ करें, लेकिन ये जिन लोगों की तारीफ उन्होंने की है, जिन ममालिक की तारीफ की है, वो अनएक्सपेक्टेड था। और जो नेचुरल उनके एलाइज थे उनकी सिर्फ इस वक्त लितर परेड ही कर रहे हैं। बिल्कुल है, सही है। अच्छा, अब उसमें जिस तरह आपने कहा कि वो खुद ये क्रेडिट ले सकते थे और लिया भी उन्होंने एक तरीके से कि जी हमने जो है वो ये मोस्ट वांटेड आदमी जो है वो उसको गिरफ्तार किया है एंड ही इज़ ऑन हिज वे टू अमेरिका, लेकिन वो बड़ी आसानी से, क्योंकि जाहिर बात है एक रिटन टेक्स्ट होता है, रिटन स्पीच होती है कांग्रेस के सामने, तो बड़ी आसानी से ये भी कहा जा, वो उसको इग्नोर कर देते पाकिस्तान को और बाद में खामोशी से उनका शुक्रिया अदा एट ए लोअर लेवल कर देते। द वेरी फैक्ट कि रिटन स्पीच में पाकिस्तान का जिक्र करना, इससे क्या हम ये अखज़ कर सकते हैं कि अब एक थोड़ा सा मोमेंटम बना है, और वो जो एक तशवीश थी पाकिस्तान में कि हम तो ना 3 में ना 13 में, कुछ थोड़ी सी इससे ओपनिंग होगी जिसको पाकिस्तान लीवरेज कर सकता है? इसको फाद एक और आप ख़बर से जोड़ें जो आज के भी अखबारों में लगी हुई है, बहुत बड़ी खबर, लेकिन वो एक तवातुर से कुछ हो रहा है, और वो है हीटिंग अप पाकिस्तान अफगान बॉर्डर की। बदकिस्मती से पाकिस्तान की को जो देखा जाता है अमेरिका के अंदर और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, वो एक हाइफिनेटेड रिलेशनशिप में ही देखा गया है। जब से पाकिस्तान बना है, वो पहले इंडो पाक के लेंस से देखा जाता था पाकिस्तान को, और 9/11 के बाद से वो एफ पैक जिसको कहते हैं, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के लेंस से देखा जाता है। तो पाकिस्तान की रेलेवेंस ओवरऑल तो कम से कम होती चली गई है और हम नियर रेलेवेंस में सिंक कर गए। लेकिन अगर कोई हमारी रेलेवेंस बनती है तो यही एक अफगानिस्तान के रीजनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बनती है। और अगर एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आपको बॉर्डर हीटअप होते हुए नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान से अपने जो असलाम छोड़ के आ गए थे वो हमने वापस लेना है, और
एक हद तक धमकियों की आप खबर वहां से आनी शुरू हो रही है। तो सबको जोड़ के देखें तो पाकिस्तान के ऊपर क्लियरली उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है, और अगर हम पाकिस्तान के माजी की तरफ देखें तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, उसके मनफी नताइज भी हो सकते हैं। अच्छा, ये तो चले, अब हम देखते हैं कि मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये टीटीपी हो गया या जो टीटीए है या इवन आईएसकेपी है, बड़ा सीरियस इशू बना हुआ है साहब। वो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं वो तो हमारे सामने ही हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उस हवाले से अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो भी अफगानिस्तान में जो वो जिस तरीके से मामलात को देख रहे हैं जैसे, और जो हमारी तरजीहात हैं, अगर उनमें कहीं कॉमनैलिटी आती तो उससे तो हमें बहुत हद तक फ़ायदा हो सकता है। और वो जो हम कह रहे थे कि हमारी रेलेवेंस कम होती जा रही है वो भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अब ज़रा क्विकली असद साहब ज़रा डोमेस्टिकली आएँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिस तरह आपने शुरू में खुद कहा कि वो 2-4 ट्वीटें आ गई थी और उनके एक जूनियर लेवल मिनिस्टर की तरफ से, जो उस टाइम मिनिस्टर नहीं भी था, तो हमारी सारी जो डोमेस्टिक सियासत है वो जो है वो उसमें एक तूफान खड़ा हो गया था। अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से बयान आना जो कि गवर्नमेंट को एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है, डोमेस्टिकली इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उम्मीदें लगाई बैठी थी उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? पता नहीं, ये तो फ्रैंकली मुझे नहीं पता कि तहरीक इंसाफ में इनर सर्कल के अंदर क्या वाकई में कोई थी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, कोई तवक्कुआ थी, या ये एक लार्जर जो सपोर्ट बेस है उसकी तरफ से ये बातचीत ज़्यादा की जा रही थी। अगर तवक्कुआ थी तो वैसे भी आपको बैरूनी मदद के ऊपर इंसार करना नहीं चाहिए। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, दोनों इमरान खान ने भी और अलीमा खान ने भी यही कहा था कि भाई हम तो उस तरफ नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर मुझे याद पड़ता है, अलीमा ने कहा था कि वो क्या हमारा कोई अब्बा लगता है जिसकी तरफ हम देख रहे हैं, एंड विच इज़ द राइट एटीट्यूड। मतलब उनके खिलाफ कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी तरफ देखना पाकिस्तान में इंटरवेंशन के लिए भी नहीं होना चाहिए। जो भी हमने पाकिस्तान के मामलात बेहतर करने हैं वो अपने फैसलों से करने चाहिए, बजाय इसके कि बाहर से हमें या दबाव महसूस हो या बाहर से हमें कोई आशीर्वाद मिले। दोनों तरफ, चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत हो, ये दोनों के लिए वैलिड है। लेकिन उम्मीदें तो असद साहब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जिम्मेदार जो लीडर्स हैं वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे कि जी अब तो अमेरिका से प्रेशर आएगा। और ख़ास तौर पे वो जो ट्वीट्स आ गई थी उसके बाद तो एक माहौल गर्म होना शुरू हो गया था, और कहा यह जा रहा था, एक आम तर्जिया ये था कि जी बाकी तो सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं पीटीआई की तरफ, लेकिन अगर ये अमेरिकन दरवाज़ा खुल गया तो फिर गवर्नमेंट जो है वो भी मजबूर हो जाएगी। लेकिन दूसरा जो काउंटर आर्ग्यूमेंट था कि मुल्कों के दरमियान जो है वो अपने इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट होते हैं, और इसलिए अगर अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो कोई किसी भी तरह की अगर कुछ बातचीत होनी है तो वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होगी। तो इन मैनी वेज फिर ये जो अमेरिकन फैक्टर आ रहा था या ट्रम्प फैक्टर पीटीआई के लिए, उसको हम इस वक्त फिर यानी कि समझें कि वो इन इफेक्ट नहीं है और वो इतना रेलेवेंट नहीं है। देखिए, मेरी जो इसके ऊपर जो मेरा अपनी पर्सनल पोजीशन रही है, इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास कोई नहीं है, मुझे नहीं पता कि एज आई सेड के तहरीक इंसाफ के पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है। हो सकता है उनकी लीडरशिप के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो जो हमारे पास नहीं है। मैं तो तजिया कर सकता हूँ। तजिया में ये करता था कि देखें, पहली बात तो जैसे आपने कहा कि मुल्कों के इंटरेस्ट जो हैं वो डिक्टेट होते हैं अपनी मुल्क के इंटरेस्ट को देखते हुए, मफाद को देखते हुए। और डोनाल्ड ट्रंप के केस के अंदर तो वो ये वाली बात जो है वो आप समझें ऑन स्टेरॉइड्स है कि वो तो हर बात पे ये कहते हैं कि पहले मुझे बताओ कि इसमें अमेरिका का क्या फायदा है। इनफैक्ट वो बहुत उसका नैरो व्यू लेते हैं। तो ऐसी चीजें जिनसे अमेरिका को बेतहाशा फायदा हो चुका है, मसलन नाटो, मसलन जो ब्रेटन वुड्स के इंस्टीट्यूशंस हैं, मसलन यूनाइटेड नेशंस जो हैं, यही तो ग्लोबल आर्किटेक्चर था जो अमेरिका ने पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर बनाया, जिसके थ्रू अमेरिका ने डोमिनेट किया दुनिया को। वो उसको भी नहीं मानते, वो कहते हैं इसमें भी मुझे कोई अपना इंटरेस्ट नजर नहीं आता। सो उन्होंने देखना उसी तरीके से। दूसरी बात यह कि जो मेरे तज्जिए के अंदर है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रांजैक्शनल इंसान है। वो दोस्ती यारी की बुनियाद के ऊपर फैसले नहीं करते हैं, वो इस बुनियाद के ऊपर भी फैसले नहीं करते हैं कि ह्यूमन राइट्स की या डेमोक्रेसी की उनको को बहुत ज्यादा फिक्र हो। तो अगर उन्होंने कोई फैसला करना है पाकिस्तान में इंटरवेंशन के लिए, वो सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर होगा कि उनको अमेरिका के लिए क्या उसके अंदर एडवांटेज नजर आता है। और इमरान खान जैसे रहे हैं, मेरे ख्याल में इमरान खान की एक बड़ी स्ट्रेंथ रही है, और इमरान खान की अवाम में मकबूलियत की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो बिल्कुल एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी लेके चलते रहे हैं। वो फियर्सली इंडिपेंडेंट थिंकिंग इंसान है। तो वो क्या चीज़ होगी जो डोनाल्ड ट्रंप एक्सपेक्ट करेंगे इमरान खान से, जिसकी वजह से वो आके पाकिस्तान में इंटरवीन करें, इसका मुझे किसी से क्लियर जवाब मिला नहीं।
विच इसेंशियली मीन्स के ये जो लॉजिक जिसकी आप बात कर रहे हैं वो लॉजिक जो है वो बहुत आगे तक जाती नहीं है। वो 2-3 सवाल अगर पूछें तो फिर वो लॉजिक ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब अगर ऐसा ही है असद साहब, तो जो इसी लॉजिक को आगे लेकर जो आर्गूमेंट दिया जा रहा था कि जी अमेरिका के पास इतने लीवर्स हैं पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, और ख़ास तौर पर IMF का जो मामला है और उस पर खतूत भी लिखे गए, उसके ऊपर PTI ने मुख्तलिफ जो है वो को डोजियर भी तैयार किया। IMF का मिशन यहाँ पे आया हुआ है, वो इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं। आपका बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है IMF के साथ बात करते हुए भी, निगोशिएट करते हुए भी, इकोनॉमी को आप देख भी रहे हैं। तो इस वक्त वो जो एक ख़तरा था कि बाकी तो हम सब कुछ जो मर्जी जो हमारे पर रिक्वायरमेंट्स हैं IMF की वो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जियो पोलिटिकल रीजन्स की वजह से हमारे ऊपर IMF के थ्रू प्रेशर आना शुरू हो जाए। तो ये भी अब यानी मुमकिनात में तो नजर नहीं आ रहा फिर। नहीं, अभी तो जितने भी IMF से इंडिकेशंस आए हैं, IMF के MD का जो पहले स्टेटमेंट आया था चंद हफ्ते पहले, उसको अगर आप देख लें, जो IMF के मिशन की भी इन जनरल जो पोजीशन रही है, तो उससे कोई लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा रिव्यू जो हो रहा है, करंट रिव्यू जो शुरू हुआ है, कल से शायद शुरू हुआ है या परसों से, उसके अंदर कोई बहुत परेशानी नज़र आती है। 2 मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिसके ऊपर फोकस ज़रूर होगा। एक तो आपके टैक्स रेवेन्यू के टारगेट्स नहीं मीट हो रहे, लेकिन क्योंकि अब आप मार्च में आ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी कोई चीज़ होगी जिससे फौरी कोई एक्शन डिमांड किया जाएगा, क्योंकि आप 2 महीने दूर हैं बजट प्रेजेंट करने से। तो जो भी डिमांड आएगी रेवेन्यू शॉर्टफॉल की वजह से, वो शायद ये बेसिस बने कि जी अगले बजट के अंदर आप ये कमिट करें कि आप ये एक्शंस लेंगे। दूसरी जो है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर सवाल उठते रहे हैं। उसमें ज़्यादातर जो रोल ओवर्स होने थे वो तो हो गए हैं, कुछ कमर्शियल फाइनेंसिंग भी लाइन अप हुई थी, बट दैट्स द ओनली अदर एरिया। जनरल असेसमेंट ये है लोगों का जो क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि रिव्यू के अंदर कोई इतना सिवियर प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा, और जैसे आपने कहा कि कोई जियोपॉलिटिकल रीजनिंग भी हमें नज़र नहीं आती कि वो रिव्यू के अंदर प्रॉब्लम आए। तो इसकी इन तमाम वजूहत की बिना पे असद साहब फिर जो मार्केट है वो फेवरेबली रिस्पॉन्ड कर रही है, चाहे आप स्टॉक मार्केट के इंडिकेटर्स देखें या एक जो बिजनेसेस हैं या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ से जो एक जनरल सेंस होता है गवर्नमेंट के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से और स्टेबिलिटी के हवाले से और वे फॉरवर्ड, स्पेशली वे फॉरवर्ड, क्योंकि अब बजट जैसे कि आपने कहा बजट आ रहा है, तो जो वे फॉरवर्ड है इस हवाले से जनरली जो एक सेंटिमेंट है वो कॉशियसली पॉजिटिव लग रहा है। अच्छा, वो अगर आप देखें मार्केट सेंटिमेंट को देखें ना, तो 2024 में जो मार्केट सेंटिमेंट ड्राइव हुआ, वो पहले पॉजिटिव चीज़ ये आई कि IMF एग्रीमेंट हो गया। तो वो जो डिफॉल्ट का खतरा था बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में कभी भी पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर टेस्ट के अलावा अगर आप निकाल दें तो कभी भी पाकिस्तान की ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि इतने हम डेंजरस सिचुएशन में लग रहे थे। वहां से निकले तो वो एक पॉजिटिव आई, उससे पॉजिटिव इंपैक्ट आया मार्केट के ऊपर। उसके बाद जब इन्फ्लेशन नीचे आनी शुरू हुई और उसके नतीजे के अंदर सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी रेट कट करना शुरू किया, शरह सूद कम होनी शुरू हुई, तो उससे एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था मार्केट के अंदर। तो 2024 ओवरऑल मार्केट के अंदर आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा। 2025 में मार्केट स्टॉल हुई और उसकी वजह यह है कि यहां से अब मार्केट को आगे लेकर जाएगी जो अर्निंग्स ग्रोथ है, यानी मईशत बढ़ेगी, कंपनियों के मुनाफे बढ़ेंगे, तो फिर यहां से मार्केट आगे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी। और अभी जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसके अंदर आपको इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी नजर आती है, लेकिन जमूद नजर आता है। इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ नहीं नजर आती। अब वो जब तक ग्रोथ इंडिकेटर्स नहीं आते तो मार्केट का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टर्न करना और लोगों के जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उनका पॉजिटिव टर्न करना जो है वो इतना इमीडिएट नहीं नज़र आता। और दूसरी चीज़ जाहिर है कि वो जो एक तलवार लटक रही है ऊपर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, कि वो मामला तो सेटल नहीं हुए हैं ना। 2 हफ्ते 4 हफ्ते ज़रा सी ठंड हो जाती है, फिर दोबारा हीट अप हो जाते हैं मामले, लेकिन बेसिकली अनरिजॉल्व्ड है पॉलिटिक्स। तो ये 2 चीज़ें हैं, अर्निंग्स ग्रोथ, इकोनॉमी ने ग्रोथ नहीं स्टार्ट की है, और दूसरा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। ग्रोथ को रीस्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली असद साहब बहुत सारे मुख्तलिफ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, कुछ मुश्किल और उतने आसान भी नहीं है एक्सपोर्ट्स बढ़ाना और दीगर मामला जो करने। लेकिन एक जो चीज़ है वो ये कि जी आप इंटरेस्ट रेट को, पॉलिसी रेट को कम कर रहे हैं, उससे थोड़ा जो है वो मामला चल पड़ते हैं। तो क्या आप समझते हैं, फाइनल क्वेश्चन, कि गवर्नमेंट को अब अल्टीमेटली इन द नियर फ्यूचर सिंगल डिजिट्स में लाना चाहिए पॉलिसी रेट, या ठीक कर रहे हैं कि थोड़े से कॉशियस हैं और वो ये नहीं चाह रहे कि एक बार फिर जो है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाए?
अच्छा, पहली बात तो ये गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करती पॉलिसी रेट, और ना करना चाहिए गवर्नमेंट को। सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है और उसका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। मेरे ख्याल में जरा सा उन्होंने रेट कटिंग जो है वो डिलेड स्टार्टअप की थी। शुरू में शायद ज्यादा डर गए थे, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन इतनी देर तक रही थी, क्योंकि पॉलिसी रेट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है और आगे नजर आ रहा था इन्फ्लेशन कम होने जा रही है, देर स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद स्टेप वाइज जाना ही ठीक है। इस वक्त भी आपका जो हेडलाइन इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट है वो तो आपको 1.5% नजर आता है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कोर इन्फ्लेशन, यानी वो जो हाईली वॉलेटाइल फूड और एनर्जी प्राइसेस होती हैं, उसको अगर आप निकाल दें वो अभी भी 7.8% है। मेरे ख्याल में जो अभी मार्च की मीटिंग होगी 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स जो है मजीद कमी होगी। कोई बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन जो काम करने की जरूरत है ये तो सेंट्रल बैंक के करने का काम है। मेरे ख्याल में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के करने का काम है या प्लानिंग मिनिस्ट्री के करने का काम है, हुकूमत के करने का काम है, उनको एक क्लियर ग्रोथ स्ट्रैटेजी और ग्रोथ मैप लेके आना पड़ेगा मार्केट के सामने, इकोनॉमी के सामने। इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी आनी चाहिए कि इस गवर्नमेंट की सिर्फ IMF की हम शराइत पूरी करके किस्त बाय किस्त चलते चले जाएंगे इज नो ग्रोथ स्ट्रैटेजी। वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है वो अभी तक सामने नहीं आई है, और वो सामने लाना जो है बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल में बजट से पहले अगले 1-2 माह के अंदर बहुत जरूरी है कि क्लियर ग्रोथ स्ट्रैटेजी सामने आए। असद उमर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बड़ी तफसील से जो है वो अपना तर्जिया हमारे सामने रख रहे थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों, एक फॉरेन पॉलिसी का और दूसरा डोमेस्टिक पॉलिसी का भी, और साथ ऑफ कोर्स इकॉनमी का। ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस आएंगे तो कुछ सियासी गुफ्तगू करते हैं। ग्रैंड अलायंस की कोशिशें जो हैं वो उन्होंने तेज़ी पकड़ी हुई है, और कोशिश ये हो रही है कि ईद के बाद अपोजिशन जो है वो कुछ अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाए। गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या वो परेशान है? क्या वो फिक्रमंद है? या वो समझती हैं कि जो मर्जी करते रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? बात करेंगे PMLN गवर्नमेंट के एक अहम रुकन से इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पिछले चंद दिनों से इकॉनमी की बड़ी तफसील से जो है वो उसका जायज़ा लिया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब 1 साल पूरा किया तो जो उनका इकोनॉमिक जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उसके हवाले से उन्होंने बहुत सारे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, और कल तो एक ख़ास काबीना का इजलास था उसको भी मुनक्किद किया गया। और जाहिर बात है कि जो आज़ाद व शुमार हमारे सामने रखे गए उससे लगता यूँ है कि बहुत हद तक जो स्टेबिलिटी है वो आ चुकी है। लेकिन जहाँ मईशत में कुछ इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, वहाँ पे सियासत में शायद उतना इस्तेहकाम नहीं है, और कहा यह जा रहा है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आना ज़रा मुश्किल होता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इस बात से इत्तफाक ना करें। अब पॉलिटिकली जो है वो जो अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनमें जो ये ग्रैंड अलायंस अपोजिशन बना रही है वो एक बड़ी जो है वो पेशरफ्त हुई है। वो बाकायदा तौर पर तो अभी अलायंस नहीं बनी, लेकिन उस हवाले से जो उनकी एक्टिविटीज़ हो रही है वो हमारे सामने। और कहा यह जा रहा है कि अब रमज़ान मुबारक के बाद, ईद के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर पॉलिटिकल एक्टिविटी इस अलायंस की छतरी तले शुरू होगी। उस हवाले से जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान रकम राजा, उन्होंने कल इमरान खान साहब से मिलने के बाद ये कहा था कि वो एक पैगाम लेके जा रहे हैं JUI के सरबराह जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ। वो पैगाम अब तक इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि कहा यह गया है कि मौलाना साहब जो हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि गवर्नमेंट के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक महाज बनाया जाए। गवर्नमेंट इस हवाले से क्या सोच रही है? उनके क्या प्लान्स हैं? क्या वो फिक्रमंद हैं या वो समझते हैं कि उनकी पोजीशन इतनी मुस्तहकम हो चुकी है कि उन्हें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये अलायंस बाकायदा तौर पर बन जाती है? हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। जी राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा ये बताइए कि अब मैं अलायंस की बात कर रहा था, मैं उसको इस नुक्ते से कह रहा हूँ कि देखिए ये तो एक बात जनरली इस्टेब्लिश हो गई है कि गवर्नमेंट की पोजीशन काफ़ी बेहतर है और कोई ख़तरा भी अपोजिशन से नज़र नहीं आ रहा, और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं। तो अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी हमें बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं है, तो शायद उनकी बात में वज़न भी हो। लेकिन अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर होती है तो उससे गवर्नमेंट को ही फ़ायदा है। गवर्नमेंट का ही इंटरेस्ट है कि हालात थोड़े से नॉर्मलाइज हो, पॉलिटिक्स थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो। तो क्या गवर्नमेंट ये समझती है कि अपोजिशन की तरफ अब एक और
इनिशिएटिव लिया जाए, उनको इंगेज किया जाए, किसी भी तरीके से उनको इस निज़ाम का हिस्सा बनाया जाए? इसकी ज़रूरत पेश आ रही है आपको? देखिए, बात यह है फाद साहब कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस चीज़ के बावजूद कि पीटीआई अपनी डेडलाइन से पहले मुज़ाकरात से वॉकआउट कर दी, उन्होंने हाउस में कमेटी बनाने का कहा कि उसके अंदर हम अपने मामला तय कर लेते हैं। तो हमारी तरफ से तो कभी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, ना आज हुआ, ना जब हम ऑपोजिशन में थे तब हुआ। तो वो दरवाज़ा खुला है। देखिए, अब इशू क्या है, पीटीआई जो है वो चाहती है एजिटेशनल पॉलिटिक्स, और वो हमेशा उसकी वजह से जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ और किसी ना किसी तसादम की तरफ उनकी सियासत ले जाती है। अब ग्रैंड अलायंस जो है उसमें कल मिफ्ता साहब जो थे मेरे साथ एक टॉक शो में थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो जमात है वो तो बातचीत में बिलीव करती है। अच्छा, अब फिर आपके पास आ गई JUIF, उनका अभी तक पीटीआई से कोई उस किस्म का कोई ग्रैंड अलायंस के ऊपर इल्हाक नहीं हुआ। उनसे तो हम पहले ही इंगेज थे, और वो पार्लियामेंट में एक मेजर जमात है। अभी प्राइम मिनिस्टर चंद दिन पहले उनके पास तशरीफ भी लेके गए, उनसे मुलाकात भी की। तो हम अब रह कौन जाता है? पीटीआई रह जाती है। पीटीआई के साथ किसी जमात ने कोई ग्रैंड अलायंस अब तक नहीं किया। आगे अगर होता है, इट इज अ क्वेश्चन मार्क। किस देखिए, मेरा बेसिस पे उसमें जो मेरा जो इसमें नुक्ता है ना राना साहब, वो ये है कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो अवाम पाकिस्तान पार्टी है, वो शायद अब्बासी साहब हों या मिफ्ता इस्माइल साहब हों, उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि वो इस तरह की जो सियासत है जो पीटीआई करती रही है, जारियाना किस्म की सड़कों पे आके और पुरतशद्दुद एहतजाज, वो उसके हक़ में नहीं है। बल्कि शाहिद साहब ने तो बाकायदा ये कहा भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना जो तर्ज सियासत है उसको चेंज करना पड़ेगा। और ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि मौलाना साहब से अभी तक उनका बाकायदा तौर पर कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। ऑल द मोर रीज़न, एंड दिस इज़ माई पॉइंट, ऑल द मोर रीज़न के गवर्नमेंट के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस माहौल में जहाँ पे अभी वो अलायंस बिल्कुल जुड़ नहीं पा रही, एक इंगेजमेंट का एक इनिशिएटिव लिया जाए और एक बार फिर कोशिश की जाए कि इन तमाम जमातों को किसी तरीके से मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए। ये तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट बनता है। हाँ, नहीं, मैंने तो आपको कहा कि जो दीगर जमातें हैं उनके साथ तो हम ऑलरेडी इंगेज्ड हैं। JUIF ही है ना बड़ी जमात जिसकी स्ट्रीट पावर है, तो उससे तो गवर्नमेंट इंगेज्ड है। जहां तक पीटीआई की बात है, तो वो ऑफर जो है आप कह रहे हैं उसको रिन्यू कर ले, तो बिल्कुल हो सकता है आने वाले दिनों में फिर हुकूमत जो है पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के हवाले से कहे कि सियासी जमातों को यहाँ इकट्ठा होना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन उसका अब जवाब बड़ा क्लियर है कि खान साहब जो हैं वो हकीकी आज़ादी के लिए ख़त्तो ख़ताबत जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करते हैं। अभी उन्होंने अभी नई हदायत दी है कि अडयाला जेल के बाहर आप एहतजाज शुरू करें, क्योंकि उनका जो हकीकी आज़ादी का मतलब है कि वो खुद आज़ाद हो जाएं कैद से। तो वो अपने एजेंडे पे गामजन है, लेकिन बिल्कुल हो सकता है कि आगे जाके फिर हम देखिए, ये जो एग्जांपल्स आप दे रहे हैं राना साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त हमें सियासत नज़र आ रही है उसमें ये तजादात सामने है कि इस्टेब्लिशमेंट से इंगेज करने की कोशिश करना, फिर उनको बुरा भला कहना, बातचीत के हवाले से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना, और फिर ये एहतजाज का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो करना। तो ये सब कुछ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन एक तरीके से ये भी एक अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के लिए। देखिए, जब आप उनके लिए स्पेस जो है वो श्रिंक कर रहे हैं, जब आप अपोजिशन की कमर दीवार से लगा रहे हैं, तो फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता। मैं जो बार बार जो मैं आपके सामने जो एक कॉन्टेक्स्ट पेश कर रहा हूँ वो है ये कि इस वक्त गवर्नमेंट एक बेहतर पोजीशन में है अपोजिशन को और ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ को एंगेज करने के लिए, बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज़। देखिए, मैंने भी आपकी इस बात से एग्री किया है कि बिल्कुल मुमकिन है कि आगे आने वाले दिनों में गवर्नमेंट फिर से रिन्यू कर दे मुज़ाकरात की ऑफर जो हाउस की कमेटी का जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया था। इसमें कोई हर्ज नहीं है और होना चाहिए। देखें, हम तो पहले दिन से समझते हैं कि अपनी ज़ातियात से बाहर निकल के मुल्की मफादात के ऊपर बैठ जाना चाहिए। अब ये जितनी ग्रैंड अलायंस है ये इलेक्शन की डिमांड कर रही है कि फ्री फेयर इलेक्शन हो। देखें, 2029 के जो इलेक्शन हैं, अगर उनको एक्सेप्टेबल बनाना है सब जमातों ने, तो सारी जमातें आपस में बैठेंगी तो वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर इसी लड़ाई झगड़े में पड़े रहेंगे कि कल इलेक्शन करा दें और हम नहीं मानते, और ये इसमें वक्त गुजरते तो पता नहीं लगता 2-3 साल गुजर जाएं, फिर आप जो है वो कहें कि अब 2029 का भी इलेक्शन जो है उसके भी रिजल्ट जो है वो मुतनाज़ हैं। तो ये चीज़ें इसमें हम यकीन रखते हैं, और बिल्कुल मुमकिन है कि गवर्नमेंट एक और एफर्ट करे कि लोग मुल्की मफादात के ऊपर जो मुल्की इश्यूज हैं। लेकिन उसमें दो इशू सामने आते हैं राना साहब। पहला तो जो अभी आपने खुद जिक्र किया मौलाना फजल रहमान का,
और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर ग्रैंड अलायंस बनना है और उसमें अगर JUIF शामिल नहीं है तो वो उस तरीके से वो जो मेन जमात है अगर वो उससे बाहर अलायंस है तो फिर तो वो बात नहीं बनेगी। जाहिर बात है कि PTI इस टाइम जो है वो मौलाना साहब को वो कर रही है, जो मैं पहले इब्तिदाई में जिक्र कर रहा था कि बाकायदा तौर पर खान साहब ने मौलाना साहब के लिए मैसेज भेजा है जो अब सलमान राजा साहब उनको डिलीवर करेंगे। गवर्नमेंट का क्या प्लान है? मौलाना साहब के बहुत सारे उनकी रंजिशें हैं, शिकायत हैं, वो खुद कहते हैं कि इलेक्शन जो है फ्रेश होने चाहिए। गवर्नमेंट कैसे एंगेज करेगी उनको? देखिए, प्राइम मिनिस्टर खुद चल के मौलाना साहब के पास गए, मौलाना साहब के साथ हमारे राब्ते कायम हैं और मौलाना साहब के जो कंसर्न्स हैं वो भी हम सुनते रहते हैं और जहां गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव का रोल है वो हम अदा भी करते हैं। तो हम तो एंगेज्ड हैं उनके साथ। 26वीं आईनी तरमीम मिलके की गई, तो ऐसा कोई गवर्नमेंट का यही प्लान है कि एंगेजमेंट हम जारी रखेंगे। और पीटीआई को अभी कोई ये चंद महीनों पुरानी बात तो नहीं है, अभी चंद हफ्ते जनवरी के जो 31 जनवरी की जो डेडलाइन थी उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर किया कि आप हाउस में कमेटी बना लें। अगर फ्लोर ऑफ द हाउस में प्राइम मिनिस्टर ये कहें कि आए मिलके बैठते हैं, खान साहब को कोई मसाइल हैं तो डिस्कस कर लें, इसको और किसको हम एक्टिवली परसू करना कहते हैं कि अगर 31 जनवरी तक स्पीकर जो हैं, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, वो कहें कि नहीं हम इंतज़ार करेंगे, फिर उसके बाद भी कहें कि मैं कमेटी को ख़त्म नहीं करूंगा, वो जारी रखूंगा, यही एक्टिवली परसू करना होता है ना। अगर और अब हम उनके घर के बाहर तो जाके नहीं डेरा लगा सकते कि भाई हमने आपसे बात करनी है। आप पब्लिकली अनाउंस करते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में अनाउंस करते हैं कि हम हाउस में कमेटी बना लेते हैं, ऑफर करते हैं। और जहां तक बात है जो दूसरी जमातों के साथ, तो हम इवन दो अपोजिशन में है मौलाना साहब, वो हुकूमत को कड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन उनसे भी मुलाकात करने प्राइम मिनिस्टर चले गए। ये भी मुमकिन है कि इसी महीने इससे पहले गवर्नमेंट किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ओपनली या खामोशी से अपोजिशन से इंगेज करके कहे कि आए बैठे बात करते हैं, ये सड़कों पे अपना आए। इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूं कि ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारी तरफ से तो मैंने जिस तरह कहा, कभी भी दरवाजे शट ऑफ नहीं हुए, हमने दरवाजों को बंद नहीं किया, हमारे दरवाजे खुले। तो ये मुमकिन है कि बिल्कुल हुकूमत इस तरफ बढ़े। और लेकिन अगर एक जमात ने तयन किया हुआ है कि उन्होंने मुल्क के अंदर फसादात ही करने हैं, तो आप उनको फिर कैसे रोक सकते हैं? राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदे थे और कह रहे थे कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो, लेकिन क्या ये मुमकिन है? अब इस वक्त जो हालात हैं उसमें ज़रा मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स तेज़ी से हो रही हैं। उन डेवलपमेंट्स के ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। हमारा सेगमेंट है खबर खुलासा। IMF ने खराजात में कमी के लिए पाकिस्तान से इस्लाहाती इक़दाम पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया है। आलमी मालियाती फ़ंड ने वाज़ेह किया है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर कोई गुंजाइश नहीं, आइंदा सहमाही में 300 अरब का शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। सिविलियंस के ट्रायल केस में आज फिर बड़े अहम रिमार्क सामने आए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स अदलिया का हिस्सा नहीं है। आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं तो इसके नताइज कुछ और होंगे। जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क दिए, कानून में मिलिट्री कोर्ट नहीं है। तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद अपोजिशन इत्तेहाद से मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलने का ऐलान किया है। सेनेटर शिबली फराज के मुताबिक अगले कुछ रोज़ में उनके मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ मामलात तय हो जाएंगे और फिर ईद के बाद भरपूर एहतजाज होगा। क्या मुस्तकबिल में स्मार्टफोन को चार्ज नहीं करना पड़ेगा? बताएंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब जरा नजर डालते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। सेगमेंट है वर्ल्ड जोन। अरब ममालिक ने ट्रंप का गजा मंसूबा मुस्तरद कर दिया और गजा की तामीर नौ के लिए मिस्र के मंसूबे की हिमायत की है, जिस पर 53 अरब डॉलर लागत आएगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी फ़लस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर नौ के मिस्री मंसूबे की भरपूर हिमायत की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि जो मुल्क अमरीका पर टैक्स लगाएगा उस पर जवाबी टैक्स लगाएंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका एक बार फिर जो है वो एक तरीके से मोमेंटम में वापस आ गया है और ट्रंप की क़यादत में अमरीका जो है वो नाकाबिल तस्खीर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल पर जुमे को खतरनाक समुद्री तूफान की पेशेनगोई की गई है, जिससे 25 लाख से ज्यादा अफराद की जिंदगी को खतरा लाक हो सकता है। हुकाम ने हंगामी हालत के पेश नज़र इक़दामात शुरू कर दिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हज़ब मामूल जाते जाते
सोलर पावर से चार्ज होने वाला स्मार्टफोन तैयार। स्मार्टफोन इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन बैटरी खत्म होने का शिकवा भी हमेशा ही रहता है। इस मसले के हल के लिए ऐसे फोन की जरूरत है जिसे चार्ज करने के लिए चार्जर की जरूरत ना हो, बल्कि वो चलते फिरते आपके हाथों में चार्ज हो जाए। ऐसा फोन वाकई में तैयार हो गया है और ऐसा सोलर पावर की बदौलत मुमकिन होगा। सोलर पावर से चलने वाले इस फोन को चीनी कंपनी ने तैयार किया। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।